अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स पेपर का हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पेपर का हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो। यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम समय में पूरे एक्सरसाइज को अभी रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो को हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करने वाले हैं उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पूरा एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक हमने कवर कर लिया। सारा रिवीजन करवाने के बाद मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मान लो कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर एंड तक डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चैप्टर 1 आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो करवा के दूंगा, आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर। इस तरह से हमारा डिस्कशन एक्सरसाइज पर कंप्लीट होगा जब हमने सारा क्वेश्चन आंसर वगैरह सब डिस्कस कर लेना है। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के बारे में अपनी चर्चा। सबसे पहले एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ड्यूटी कब चार्ज की जाती है? एक्सरसाइज ड्यूटी तब चार्ज की जाती है जब एक्साइजेबल गुड्स का, किस चीज़ का? एक्साइजेबल गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का सवाल उठता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी लेवी होती है। अब जहाँ तक बात करते हैं ये गुड्स का मतलब क्या हो गया। गुड्स का मतलब दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी में बताया गया था, केस में बताया गया था। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स का केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो आइटम, जो आर्टिकल, मटेरियल या सब्सटेंस दो क्राइटेरिया को पूरा करता है, यानी कि मूवेबल है और मार्केटेबल है, मूवेबल है और मार्केटेबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। अब ये एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है? एक्साइजेबल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सीटा में मेंशन है, यानी कि एक एम यहाँ पर हो गया। ठीक है, सीटा में मेंशन है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के शेड्यूल में जो भी गुड्स कवर्ड होते हैं उसको हम लोग एक्साइजेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइजेबल का मतलब देखा हम लोगों ने मेंशन इन सीटा। ठीक है, और गुड्स का मतलब हम लोगों ने देखा दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल से मूवेबल और मार्केटेबल। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर वो भी भारत में होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, यानी कि ये 4 एम, सबसे पहला एम मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए, उसके बाद मेंशन होना चाहिए सेटा में, और उसके बाद प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। अगर ये 4 एम सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि एक्साइज ड्यूटी कब लगेगी? जब आपका प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होता है। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो कि ये आपका फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जैसे ही आपने प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया उस वक्त अगर 4 एम सेटिस्फाइड होता है तो उस सिचुएशन में आपका एक्साइज लेवी हो जाएगा। लेवी हो जाएगा। एक्साइज की लेवी कब होगी? जब प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर आप करते हो। लेकिन जो आपकी ड्यूटी है वो कलेक्ट तब की जाएगी जब आप फैक्ट्री गेट से रिमूव करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस या अदर प्लेस जहाँ पर बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए गुड्स को ऑर्डिनरी रखा जाता है वहाँ से आप रिमूव करते हो, तो रिमूव करते वक्त में ड्यूटी आपको पेमेंट करना है। इसको हम लोग बोलेंगे लेवी। ठीक है, लेवी बोलेंगे। लेवी आपका कब होगा? जब 4 एम सेटिस्फाइड होता है प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर के टाइम पर। और अगर एक बार लेवी हो गया तो रिमूवल के टाइम पर जो भी रेट होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन किया जाएगा। ये तो रही बेसिक बातें यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गुड्स का प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये भी डिफाइन किया गया है एक्साइज में आपके कि प्रोड्यूस किसको कहते हैं, मैन्युफैक्चर किसको बोलते हैं। एक्साइजेबल का मतलब हम लोगों ने देख लिया कि मेंशन इन सीटा होना चाहिए, और गुड्स का मतलब हम लोगों ने देख लिया मूवेबल और मार्केटेबल होना चाहिए। लेकिन भारत में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं तो कभी भी ड्यूटी वगैरह लगाने के लिए या टैक्स वगैरह लगाने के लिए संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर दिया गया हुआ रहता है। तो यहाँ पर 4 कंडीशन हमने देखे, देयर मस्ट बी गुड्स। ये 4 कंडीशन कहाँ पर दिए गए हैं? सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। ये 4 कंडीशन सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पक्का से पक्का गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स ने बताया था, डीसीएम के केस ने बताया था, मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए, वो गुड्स एक्साइजेबल होना चाहिए। एक्साइजेबल का मतलब मेंशन इन सीटा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए और इन इंडिया होना चाहिए। प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड की परिभाषा में भी आना चाहिए और भारत में ये सब होना चाहिए। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट
इसका एंट्री नंबर 84 होता है, इसका यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 84 होता है। इसमें बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी आपको लगेगी और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर दिया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा होता है, जब आप लोग एक्साइज ड्यूटी भरते हो तो वो पैसा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक स्पेसिफाइड फंड में जमा कर देती है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब बजट वगैरह सब पास होता है पार्लियामेंट में जैसा देखते हो, और इस पैसे का यूटिलाइजेशन जो होता है वो किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में। इस तरह से ये बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है, भारत के संविधान में ये बातें लिखी गई है। तो यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 84 होता है। एंट्री नंबर 84 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि भाई लोग जब प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर होता है या फिर अदरवाइज रूल एंड रेगुलेशन बना के आप एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन कर सकते हो। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, दो बातें याद करने लायक देखी, एक यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 84 और दूसरा सेक्शन नंबर 3 में ये बातें दी गई है। ये 4 पॉइंट्स दिया गया है सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो एक्साइज का लॉ होता है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, जो बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जनरली नहीं पूछती है, जब से खासकर आपके आईपीसी में भी एक्साइज वगैरह सबको पढ़ाना चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जो एक्सटेंट एंड स्कोप कहाँ तक होता है भारत का, यानी कि भारत का एक्सटेंट एंड स्कोप कहाँ पर होता है, तो साफ साफ बोला गया है कि एक्साइज का जो लॉ होता है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो होता है वो आपको पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, पूरे भारत में एप्लीकेबल है, साथ में जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। इतना ही नहीं, ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत से जो समुंदर की आप बढ़ते हो तो 12 नॉटिकल माइंड यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI जिसको बोलेंगे, आपको ये नॉटिकल माइंड वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में, साथ में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में भी आपको एक्साइज लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद एक और खास है डेजिग्नेटेड एरिया, डेजिग्नेटेड एरिया में भी आपका एक्साइज लॉ एप्लीकेबल होता है। डेजिग्नेटेड एरिया में आपका क्या क्या आएगा, डेजिग्नेटेड एरिया में आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ आएगा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा। डेजिग्नेटेड एरिया में कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा। उम्मीद है कि नोट से इन बातों को जस्ट एक बार आप रीड करोगे। ये इंडिया का डेफिनेशन वगैरह सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसकी वजह से मतलब जरूरी नहीं है कि आ जाए इसके आज के डेट में, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बस केवल आपको आइडिया लेके चलना है। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी के बारे में अपनी चर्चा। अब जो ये रेट ऑफ ड्यूटी होता है, जैसा एक वर्ड आपको याद रखना है HSN, इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मान लो हम लोग बात करते हैं खंडसारी शुगर के बारे में। खंडसारी शुगर एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका खंडसारी शुगर का कोड आपको देखना पड़ेगा, वो आप टैरिफ में देखोगे, टैरिफ में देखोगे। तो हम लोगों ने अभी अभी सीटा की चर्चा की थी, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के बारे में। तो टैरिफ आइटम सबसे पहले आप देखोगे, टैरिफ का आइटम, आइटम में उसका कोड दिया गया रहेगा। केवल मान लो ये कोड दिया गया है 1701, ठीक है, 13 और 20, ठीक है, तो टैरिफ मतलब टैरिफ आइटम, ये आइटम दिया गया है। अब आइटम के बाद जो है थोड़ा स्पेस रहेगा, यहाँ पर आपका डैश दिया रहेगा, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, ये सब डैश के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कई कैटेगरी होते हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया जिसमें आपका ये कोड दिया गया रहेगा। ये पहला 2 डिजिट जो होता है, मैं आपको मेमोरी टेक्निक से याद करवाने जा रहा हूँ, एसोसिएशन मेथड से। मान लो आईडीटी का आपने चैप्टर खोला, ठीक है, पहला 2 चैप्टर को आपने देखा, तो चैप्टर, तो पहला 2 डिजिट जो होता है वो चैप्टर नंबर बताता है। फिर आपको चैप्टर खोलते के साथ आपका सर दर्द होने लगा, यानी कि हेड में दर्द होने लगा, तो दूसरा 2 डिजिट जो होता है वो हेडिंग कहलाता है। और सिर्फ हेड में ही दर्द नहीं होने लगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो अगला 2 डिजिट जो होता है वो सब हेडिंग बोलता है, सब हेडिंग बताता है। और ये जो 20 बताता है ये आइटम नंबर बताता है, सॉरी यहाँ पर ये बोलेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टैरिफ आइटम में जो पहला कॉलम होता है उसमें पहला 2 डिजिट चैप्टर नंबर को इंडिकेट करता है। क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। दूसरा 2 डिजिट हेडिंग कहलाता है, तीसरा 2 डिजिट जो होता है वो आपका सब हेडिंग कहलाता है, और अगला 2 डिजिट प्रोडक्ट आईडी कहलाता है। उसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है जिसको सब हेडिंग बोलेंगे। अब जहाँ तक बात करते हैं उसके बाद जो ये तो टैरिफ आइटम हो गया पहला, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन।
दूसरा कॉलम में गुड्स का डिस्क्रिप्शन होता है। गुड्स का डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, मान लो कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, खंडसारी शुगर, तो खंडसारी शुगर इसका नाम रहेगा, डिस्क्रिप्शन में खंडसारी शुगर नाम रहेगा। उसके बाद तीसरा कॉलम रहता है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, आप मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हो, तो खंडसारी शुगर को, चीनी आप किलो में खरीदते हो तो केजी, ठीक है, तो केजी इसका मेजरमेंट रहेगा। और लास्ट वाला रहेगा रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी तो यहाँ पर 6% का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा क्या करनी है, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो आपको पता चल गया, जो सेंट्रल एक्साइज की टैरिफ वाली किताब होती है, वो टैरिफ आप किताब निकालोगे, फिर आप अपने प्रोडक्ट का कोड ढूंढोगे, कौन से चैप्टर में, कौन से हेडिंग में, कौन से सब हेडिंग में, और प्रोडक्ट आईडी देखोगे, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली आपको पता चला आपका प्रोडक्ट खंडसारी शुगर जो होता है इस कोड में फॉल करता है, उसको मेजरमेंट केजी से किया जाएगा और उसका रेट ऑफ ड्यूटी 6% है, आपको पता चल जाएगा। और आप ड्यूटी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि ड्यूटी का मतलब होता है वैल्यू इनटू रेट। अब रेट आपको जानना जरूरी है, तो रेट आपको यहाँ पर पता चल गया, तो ड्यूटी का अमाउंट आपको पता चल जाएगा, अकॉर्डिंगली भारत सरकार के खाते में आपको जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जो 4 कॉलम होता है टैरिफ आइटम, उसके बाद डैश, सिंगल डैश, डबल डैश वगैरह वगैरह होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, स्टैंडर्ड यूनिट होता है और रेट ऑफ ड्यूटी होती है। तो ये सारी बातें होती है यहाँ पर। तो हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे बेसिक रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी के बारे में, ये जो बेसिक रेट एक्साइज ड्यूटी का होता है वो 12.5% का होता है। एक अंदाज़ा, मतलब रेट अलग अलग होता है प्रोडक्ट के आधार पर, लेकिन 12.5% जनरली बेसिक रेट होता है। और आपको जैसा कि पता है टैक्सेबल इवेंट कब होता है, जब गुड्स का फैक्ट्री में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाता है उस वक्त क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट होता है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या, लेवी होना। टैक्सेबल इवेंट का मतलब लेवी होना, सेक्शन 3 के हिसाब से हम लोगों ने जो देखा था। एक्साइज ड्यूटी तभी भी अट्रैक्ट होता है जब गुड्स या तो एसएससी बनाता है, मतलब कोई पर्सन बनाता है, या गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। भारत सरकार भी अगर ये प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करेगी साल्ट को छोड़कर, नमक को छोड़कर, तो ऐसी सिचुएशन में एक्साइज ड्यूटी लगेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं रिमूवल के वक्त में, यहाँ पर 2 रूल आता है। एक रूल नंबर होता है आपका 4, सेंट्रल एक्साइज रूल है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 इसका नाम है। सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 का रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। रिमूवल के वक्त में मैंने आपको बोला था कि ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी, तो रूल नंबर 4 जो होता है वो धमकी भरा सेक्शन है, वो आपको धमकी देता है। आखिर क्या धमकी देता है कि फैक्ट्री हो या फिर वेयर हाउस हो जहाँ पर गुड्स को ऑर्डिनरी रखा जाता है, ठीक है, बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए, वहाँ से बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, कोई भी एक्साइजेबल गुड्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो रूल नंबर 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 बोलता है कि मतलब आपको जहाँ गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होता है या फिर रखा जाता है ऑर्डिनरी, ठीक है, वेयर हाउस में मान लो रखा जाता है ऑर्डिनरी, बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए वहाँ से, ठीक है, या फिर अदर स्पेसिफाइड प्लेस से, जो बिना ड्यूटी पेमेंट किए हुए कोई भी गुड्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का रूल नंबर 4 क्या बोलता है, नो रिमूवल विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये धमकी भरा सेक्शन इसको आप बोल सकते हो रूल नंबर 4 को, और रूल नंबर 5 को बोल सकते हो। ये बताता है कि भाई जब रिमूव आप करते रहोगे, मान लो यहाँ पर रेट था 5% का और यहाँ पर रेट हो गया 10% का, तो रेट कौन सा लोगे, जब प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया था तब का, या फिर जब आप रिमूव कर रहे थे तब का। तो जब आप रिमूव कर रहे थे तब का वैल्यू एंड रेट लिया जाएगा, तो वैल्यू एंड रेट। तो आपको पता ही है कि एक्साइज ड्यूटी डिटरमाइन करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है और मल्टीप्लाई बाय रेट करना होता है। तो वैल्यू एंड रेट किस दिन का देखा जाएगा, तो ये रूल नंबर 5 बोलता है। रूल नंबर 5 बोलता है कि ड्यूटी का रेट या वैल्यू उस दिन का लिया जाएगा जिस दिन एक्साइज ड्यूटी जो होता है, एक्साइजेबल गुड्स जो होता है वो फैक्ट्री या वेयर हाउस से रिमूव किया जाता है। रेट या वैल्यू इन फोर्स ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस एज द केस में भी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 आपका बताता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अब रूल नंबर 5 के आधार पे हम लोग कुछ अलग अलग सिचुएशंस को देखते हैं, जहाँ पर कुछ अलग अलग सिचुएशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर रूल नंबर 5 का अलग अलग सिचुएशन हमने देख लिया। टैक्सेबल इवेंट के बारे में, ये कब होता है, जब आप प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करते हो तो आपकी ड्यूटी की लेवी हो जाती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 का रेफरेंस लेते हुए हम लोगों ने देख लिया था। देखो ये रो रहा है क्योंकि इसका टैक्सेबल इवेंट में फॉल कर गया। उसके बाद ड्यूटी पेबल ऑन रिमूवल, रूल नंबर 4, जिसको हमने धमकी भरा सेक्शन नाम दिया था सेंट्रल एक्साइज रूल्स का। रूल नंबर 5, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, ये रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो आपका प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने का डेट, ठीक है, डेट है ये, ठीक है, प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने का डेट और उस दिन का रेट,
और उसके बाद रिमूवल के दिन का डेट एंड उस दिन का रेट, मतलब जिस दिन आपने रिमूव किया उस दिन क्या रेट चल रहा था और इस समय क्या हाल था। तो हमारा पूरा बेसिक फार्मूला क्या है, लेवी नहीं होगा तो कलेक्शन नहीं होगा, नो लेवी नो कलेक्शन। ठीक है, तो लेवी करने के लिए 4M सेटिस्फाइड होना जरूरी है प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर के टाइम पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक्साइजेबल गुड्स, यहाँ पर नॉन एक्साइजेबल था। नॉन एक्साइजेबल था इसका मतलब क्या हुआ, सीटा में मेंशन नहीं था, शेड्यूल में उनके मेंशन नहीं था। तो इस परिस्थिति में जब लेवी ही नहीं हुआ तो रेट 12.5% हो या कुछ हो, ड्यूटी कलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, ड्यूटी कलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं ये एग्जम्पशन और नील वाला, देखो ध्यान से देखो कि एग्जम्पशन और नील रेट, ठीक है, तो एग्जम्प्टेड था यानी कि किसी नोटिफिकेशन से एग्जम्प्टेड था, और नील रेट भी एक रेट होता है, यानी कि इन दोनों सिचुएशन में लेवी माना जाएगा, इन दोनों सिचुएशन में लेवी माना जाएगा। अब यहाँ पर एग्जम्पशन विड्रॉन कर दिया गया है रिमूवल के वक्त, मान लो 12.5% का रेट है और यहाँ तो 12.5% लिखा ही हुआ है, तो ड्यूटी यहाँ पर कलेक्ट की जाएगी, ड्यूटी यहाँ पर 12.5% से दोनों सिचुएशन में कलेक्ट की जाएगी, क्योंकि एग्जम्प्टेड रेट मतलब लेवी था लेकिन एग्जम्पशन किया गया था, लेवी था लेकिन आपका एग्जम्पशन किया गया था, और एग्जम्पशन अगर विड्रॉ कर दिया गया तो ड्यूटी आपको लग ही जाएगी पक्का से पक्का। अब जो एग्जम्पशन विड्रॉन वाला जो सिचुएशन है वो वालेस फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, ये बहुत पुराना 1989 का मामला है, तो ये आप नाम याद रख सकते हो, वालेस फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लेवी के टाइम पे रेट था 8.5%, तो ड्यूटी लगेगी ये तो तय हो गया, लेकिन रेट एंड वैल्यू लिया जाएगा रिमूवल के वक्त पक्का, रिमूवल के वक्त 12.5% का आपका वैल्यू हो गया। जब 12.5% का हो गया तो 12.5% के रेट से आपका ड्यूटी चार्ज की जाएगी, 12.5% के रेट से ड्यूटी चार्ज की जाएगी। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, थोड़ा सा ये वाला डिस्कशन करने से पहले मैं सीटा के बारे में आपको बताता हूँ, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में आपको पता है कि जैसा कि 2 शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल 1 है और दूसरा शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 में बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताया गया है, मतलब जो भी टैरिफ आइटम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो आपका कोडिंग वगैरह सब जो होता है, फाइनली रेट जो होता है, वो सब शेड्यूल 1 में बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताया गया है। किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, किसी एक्साइजेबल गुड्स पर इन एडिशन टू बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। अब स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का भी नियम वही है, ये आपको एक केस ने बताया था, वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने बताया था। ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में लिखा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में बताया गया वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड में, अगर मान लो कि जिस वक्त गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुआ उस दिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी की लेवी नहीं थी, तो फिर मान लो आगे चलकर रिमूवल के टाइम पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का आ भी गया, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आ भी गया, उसके बावजूद भी ड्यूटी कलेक्ट नहीं की जाएगी। मतलब स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नियम के रिस्पेक्ट में भी सेम फार्मूला लगाया जाएगा, नो लेवी नो कलेक्शन। तो जिस वक्त स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो था आपका शेड्यूल 2 में के हिसाब से यहाँ पर लेवी ही नहीं था तो उसका कलेक्शन नहीं किया जाएगा। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो गुड्स के बारे में जहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि गुड्स का डेफिनेशन ही यही होता है कि जो 2 कंडीशन को पूरा करे, जो भी आर्टिकल, मटेरियल या सब्सटेंस जो आपका 2 कंडीशन को पूरा करे, एक मूवेबल और दूसरा मार्केटेबल। ये गुड्स वर्ड सुनते के साथ आपको याद आ जाना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक मूवेबिलिटी की बात करते हैं, मूवेबिलिटी किसको बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आपका मतलब ऐसा आर्टिकल जो कि कम, मतलब आर्टिकल मस्ट बी समथिंग जो कि ऑर्डिनरी लाया जा सके मार्केट में, ठीक है, बाउट एंड सोल करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए जो मार्केट में लाया जा सके। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अर्थ से अटैच होती है। अब ये मूवेबल होगा तभी एक्साइज ड्यूटी लगती है, मूवेबल होगा तभी आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगने का सवाल नहीं उठता है, तो गुड्स ही नहीं कहलाएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्साइज के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मूवेबल होगा तभी एक्साइज ड्यूटी लगने का सवाल उठता है। तो आर्टिकल मस्ट बी समथिंग जो कि ऑर्डिनरी लाया जा सके मार्केट में बाउट एंड सोल करने के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अर्थ से अटैच होता है उन सब पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी मूवेबल पर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मूवेबिलिटी का एलिमेंट जो होता है उसमें मिसिंग होता है। मूवेबिलिटी के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। मान लो कि क्या बोलते हैं, कोई भी गुड्स को मूवेबल कब माना जाएगा, जब उसको बिना डिसमेल्ट किए हुए
ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है बिना डिसमेल्ट किए हुए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज में आपने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन किया होगा मूवेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये हमारा फास्टैग रिवीजन का वीडियो है तो हम लोग उतना भी डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें हैं, मूवेबिलिटी क्या होता है, मार्केटेबिलिटी क्या होता है। अब जनरली ये बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट कुछ केस लॉ अगर पूछ लिया जाए तो वो अलग बात है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मार्केटेबिलिटी के बारे में, मार्केटेबिलिटी किसको कहा जाता है, तो मार्केटेबिलिटी किसको कहा जाता है, तो मार्केटेबिलिटी कैपेबल ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग बाउट एंड सोल्ड इनटू द मार्केट, मतलब कैपेबल होना चाहिए, बेचे एक्चुअली में जरूरी नहीं है, कैपेबल होना चाहिए। अगर एक भी बायर खरीदने वाला है, ठीक है, तो मतलब कैपेबल होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड होना चाहिए, मतलब आपका बेचने के लायक होना चाहिए, उसको मार्केटेबिलिटी बोला जाएगा, मार्केटेबिलिटी बोला जाएगा। एक केस था आपका भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि कोई आइटम जो होता है वो सेटा में लिखा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, उसको मार्केटेबल मान लिया जाए। तो यहाँ पर भोर इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेयरली किसी आर्टिकल का टैरिफ शेड्यूल में मेंशन होना गुड्स को ड्यूटेबल नहीं बनाता है, मतलब आपको अनलेस मार्केटेबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो एक्साइज ड्यूटी लेवी नहीं की जा सकती है। मतलब केवल सीटा में मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ड्यूटी चार्ज करोगे ही करोगे, वो मार्केटेबल बोलकर उसको मार्केटेबल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ अदर बातें जो होती हैं हम लोग मार्केटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ अदर बातें जो होते हैं मार्केटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, एक्चुअल सेल जो होता है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको मार्केटेबिलिटी कंसिडर करने के लिए, मार्केटेबिलिटी कहलाने के लिए एक्चुअल सेल की जरूरत नहीं है, कैपेबल ऑफ बीइंग सेल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए बेचने के। ठीक है, दूसरी बात जहां तक हम लोग बात करते हैं, कैप्टिव कंजम्पशन में यूज करना मार्केटेबिलिटी फैक्टर को डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो बाहर में कोई भी बंदा ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई, जो कि आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंडिया या आउटसाइड इंडिया में आपको वो कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड होना चाहिए। मतलब मान लो कि एक केस ऐसा था जिसमें आपको प्लांट को एक प्लांट को बनाया कैप्टिवली यूज़ करने के लिए, मतलब फैक्ट्री के अंतर्गत यूज़ करने के लिए, बाहर बेचने के लिए नहीं। इसलिए बनाया क्योंकि वो फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया में वो चीज़ नहीं मिलता है, फॉरेन से इंपोर्ट करके लाना पड़ता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बोला भैया कि अगर आप प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इसलिए कर रहे हो, इस मशीन को इसीलिए बना रहे हो अपने अंतर्गत फैक्ट्री के अंदर में क्योंकि आपको इंपोर्ट ना करना पड़े, तो ये इटसेल्फ जाहिर करता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी है। मार्केटेबिलिटी है मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड है, और कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड है इसका मतलब मार्केटेबिलिटी को के क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो ये रहा आपका कैप्टिव यूज जो होता है, वो केवल ये फैक्टर डिटरमाइन नहीं करता है मार्केटेबिलिटी का। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड होना चाहिए मार्केट में। अब तीसरे पॉइंट की जहाँ तक बात करते हैं, कोई भी आर्टिकल मटेरियल या सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल मटेरियल या सब्सटेंस जो होता है वो कमर्शियली नोन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इवन एक सिंगल बायर भी होता है, वो गुड्स को मार्केटेबल बोलने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट आर्टिकल मटेरियल और सब्सटेंस मस्ट बी कमर्शियली नोन प्रोडक्ट एंड मस्ट वर्थफाइल टू ट्रेड। ठीक है, आपका सिंगल बायर भी होगा तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं दिया गया है, अदरवाइज जो है सिंगल बायर भी आपका होगा वो भी आपको कैपेबल बना सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की, चौथा नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है, गुड्स का मार्केटेबल होना एज सच उस कंडीशन में होना चाहिए जिस कंडीशन में एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है वो गुड्स को लेवी लगाना चाहता है, मतलब सेम टू सेम उसी कंडीशन में वो मार्केटेबल होना चाहिए। उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके मार्केटेबल बना दिया वो फैक्टर नहीं मैटर करता है, जिस कंडीशन में एज सच, ठीक है, एज सच जिस कंडीशन में डिपार्टमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहती है उस कंडीशन में गुड्स को मार्केटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब जहां तक हम लोग पांचवें नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि आपको कोई भी ऐसा फैक्ट है आपके सामने में जो भी बताता है कि आर्टिकल मटेरियल सब्सटेंस को खरीदा बेचा नहीं जाता है या फिर मार्केट में डिमांड नहीं है, वो इरिलेवेंट होता है, केवल कैपेबल ऑफ बीइंग बाउट एंड सोल्ड काफ़ी है। ठीक है, द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन इज जनरली नॉट जनरली, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, कैपेबल बस कैपेबल होना चाहिए, बस उसी वर्ड से आपकी मार्केटेबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर ये पॉइंट देखो, मार्केटेबिलिटी जो होता है वो किसी टेरिटोरियल लिमिट तक कन्फाइंड नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला कि भाई ये घर अपने फैक्ट्री में मशीन क्यों बना रहा था कैप्टिव यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो फॉरेन से इम्पोर्ट नहीं करना चाहता था। यानी कि मार्केटेबिलिटी फॉरेन में भी अगर होगा ना तो उस सिचुएशन में मार्केटेबल का कंडीशन पूरा हुआ माना जाएगा। अब एक सिंगल बायर जो होता है वो भी मार्केटेबिलिटी
मार्केटेबिलिटी को आपको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, सिंगल बायर भी मार्केटेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मार्केटेबल है कि नहीं है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे होता है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट को साबित करना पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केटेबल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, इसी के संदर्भ में अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं डीम्ड मार्केटेबिलिटी के बारे में। एक्सप्लेनेशन टू 2D में डीम्ड मार्केटेबिलिटी को बताया है, एक्सप्लेनेशन टू 2D में डीम्ड मार्केटेबिलिटी को बताया गया है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड्स का मतलब कोई भी आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी आर्टिकल, मटेरियल या सब्सटेंस, ठीक है। गुड्स का मतलब हम लोगों ने देख लिया मूवेबल एंड मार्केटेबल, सॉरी, अब यहाँ पर मूवेबल एंड मार्केटेबल दो कंडीशन को पूरा करता है तो वो गुड्स कहलाता है, पहले हम लोगों ने देखा था। मार्केट, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डीम्ड मार्केटेबिलिटी के बारे में। ये क्या बोलता है कि गुड्स में कोई भी आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस इंक्लूड होगा। गुड्स इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डिफिनेशन है। गुड्स में बोल दिया गया कि गुड्स में जो होता है वो इंक्लूड्स होगा कोई भी AMS, आर्टिकल, मटेरियल या फिर सब्सटेंस, ठीक है, जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग बाउट एंड सोल्ड है। AMS कैपेबल, ठीक है। तो ये आपका मार्केटेबिलिटी के बारे में बताता है, मार्केटेबिलिटी। ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2D के एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। डीम्ड मार्केटेबिलिटी को आपको डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2D के थ्रू, ठीक है। डीम्ड मार्केटेबिलिटी को एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2D जो आपको डीम्ड मार्केटेबिलिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बोला गया गुड्स में कोई भी आर्टिकल, मटेरियल या फिर सब्सटेंस इंक्लूड होगा जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग बाउट एंड सोल्ड है, एंड सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी मार्केटेबल एंड डीम्ड टू बी मार्केटेबल। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया डीम्ड मार्केटेबिलिटी को, डीम्ड मार्केटेबिलिटी बोलकर इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं ये एक्सप्लेनेशन टू 2D के बारे में के बाद अपनी चर्चा, आखिर ये एक्सप्लेनेशन टू 2D है तो 2D क्या होगा। 2D आपको डिफाइन करता है आपको एक्साइसेबल गुड्स को, ठीक है। सेक्शन 2D आपको डिफाइन करता है एक्साइसेबल गुड्स को। चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।